जय भीम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, भीमा का ये 108 एपिसोड चल रहा है और इसकी शुरुआत होती है भीमा से ही। जैसा कि आप पिछले वीडियो में देखे हुए थे, भीमा और डॉली के साथ जो है बहस होती है। बहस होने के बाद विशंबर जो है डॉली को वहाँ से ले जाते हैं। उनके जाने के बाद दोस्तों, भीमा जब खड़ी थी तो बाबा साहब उनसे पूछते हैं कि क्या भीमा, हमारी सारी बातें तुम्हें याद रहती है। तो भीमा बताती है कि बाबा साहब, आपकी सारी बातें मुझे याद रहती है। आपकी बात मैं याद करके ना रखूँ तो फिर किसकी बातें याद करके रखूँगी। दोस्तों, भीमा बाबा साहब से ये सवाल भी करती है कि बाबा साहब, अगर सिक्का को उछाला जाए तो बराबर जीत या पट आता है, लेकिन आज एक ही बार में ये सीधे खड़ा हो गया, तो बाबा साहब ये कैसे हुआ। बाबा साहब भीमा को बताते हैं कि भीमा, अगर तुम्हारा मन सच्चा है, अगर कोई भी काम सच्चे के लिए कर रहे हो तो उसमें देर नहीं लगती है। इसीलिए ये सिक्का जो है पूरी उम्मीद के साथ खड़ा हो गया। जिसके बाद भीमा कहती है कि बाबा साहब, अब रहिए, मैं जा रही हूँ डॉली जी का बस्ता देने। और भीमा वहाँ से चल पड़ती है बस्ता देने के लिए। लेकिन उससे पहले विशंबर जो है डॉली को ले जाते हैं घर पे। वो हाथ पकड़े हुए थे डॉली को और समझा रहे थे कि डॉली, थोड़ा समझ जाइए, नहीं तो बाद में चल के, आगे चल के बहुत दिक्कत होगी। उनको देख करके डॉली की मम्मी जो आती है, माई, और विशंबर पे चिल्लाने लगती है कि आपकी हिम्मत कैसे हो गई, मेरी बेटी को ऐसे हाथ पकड़े हुए है, छोड़िए मेरी बेटी का हाथ। जब आपको सारे घर वाले बड़े लोग आपको डांटते हैं तो आप अपना गुस्सा मेरी बेटी पे निकाल रहे हैं। जिसके बाद विशंबर कहते हैं कि भाभी, आप ये कैसी बातें कर रही है। एक माँ ही जो होती है अपनी औलादों को अच्छा संस्कार दे पाती है, अच्छा शिक्षा दे पाती है, लेकिन अगर आप ही ऐसे बात करेंगे तो फिर ये लोगों के साथ क्या होगा। इस घर की परवरिश को आप लोग देख ही रहे हैं, लेकिन फिर भी आप चाहती है कि डॉली जो है बाकी लोगों की तरह बने। अगर ऐसा हुआ ना भाभी, तो डॉली और पवन दोनों राह चलते मार खाएंगे, या फिर किसी दिन कानून के हाथ ये पकड़े जाएंगे और जेल चले जाएंगे। इसीलिए सभी को समझाइए और अच्छा संस्कार दीजिए। यह सुनने के बाद वहाँ पे कैलासा बुआ भी आ जाती है और वो गुस्सा होकर के कहने लगती है कि क्या मैंने इस घर में सबको गलत संस्कार दिए हैं। मुझे तो थोड़ा भी ये नहीं लगता है कि मैंने गलत संस्कार दिए हैं, लेकिन हाँ, मुझे तुम्हारे संस्कारों पे अफसोस ज़रूर होता है कि मैंने कैसे औलादों को पैदा कर दिया जो इतना कमज़ोर है, डरपोक है। वहाँ पे विशंबर जो है फिर से उन सभी को समझाते हैं कि भीमा जो कर रही है उनको करने दीजिए, आप वो उस छोटी सी बच्ची पे इतना नाइंसाफ़ी नहीं कर सकते हैं। वहाँ पे पिंकी भी आती है, वो भी और सबको भड़काने लगती है। वो अम्मा से कहती है कि अम्मा, वो भीमा भली भांति जानती है कि डॉली के साथ ये सब बहस करेगी तो वो आपको आकर के बताएगी ही बताएगी, लेकिन फिर भी उसने ऐसा कहा, इसका मतलब है कि वो सीधा सीधा आपको चुनौती दे रही है। तो आपको तो कुछ करना होगा अम्मा, इसका अकल अभी तक गया नहीं है। डॉली जो है सारी बातें बताती है वहाँ पे कैलासा बुआ को कि क्या क्या हुआ था। तो कैलासा बुआ सुनने के बाद कहती है कि अक्ल इसकी अभी नहीं गई है, इसकी अक्ल तो तोड़नी ही होगी। इसके बाद दोस्तों, वहाँ पे खड़ी ही थी सभी लोग, तो भीमा आ जाती है बस्ता लेकर के। तो कैलासा बुआ बाहर जाती है। कैलासा बुआ भीमा से कह रही थी कि क्यों तुम्हारी अकड़ अभी तक गई नहीं है, लग रहा है कि अकड़ को तोड़ना भी होगा। जिसके बाद भीमा उनसे कहने लगती है कि कैलासा बुआ, आप सबको तो पूरा भरोसा है कि आप लोग जीतेंगे ही जीतेंगे, क्योंकि आप लोग जो है बड़ी समाज से आते हैं और आप तो हमें हराने के लिए, तोड़ने के लिए अपनी पूरी प्रयास कर रहे हैं। तो क्या मैं थोड़ा सा अकड़ भी ना दिखाऊं? ऐसा तो नहीं हो सकता है। लेकिन आप ही कहते हैं कि आपके जो खून में कभी हार नहीं लिखी हुई है, आपका जो समाज है, ये जीत हार सब ऊंची बिरादरी के लिए ही बना रहता है, तो आपको फिर बुरा क्यों लग रहा है। और मैं इतना सा उम्मीद भी ना रखूं, इतनी सी अकड़ भी ना रखूं। इसीलिए कैलासा बुआ जी, ये लीजिए डॉली जी का बस्ता और पैसा, ये दोनों साथ में रख लीजिए। मुझे भी थोड़ा सा संघर्ष करने दीजिए, ताकि फिर बाद में मुझे ये अफसोस ना रहे कि मैं बिना संघर्ष किए हुए मेरा सर कट गया, हार गई मैं। इसीलिए बुआ जी,
मुझे भी संघर्ष करना है अभी, जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती है तब तक। इतना कह के भीमा वहाँ से चली जाती है। उनके जाने के बाद फिर से वहाँ पे बिशंबर आते हैं और कैलासा बुआ, इन दोनों में फिर से बहस हो जाती है। उसके बाद दोस्तों रात का समय हो जाती है। रात के समय सभी अपने अपने घर पे बैठे हुए थे और भीमा जो है पढ़ाई कर रही थी। वहाँ पे छबीला और कुंदन आपस में ये बात कर रहे थे कि धनिया भौजी को ये सब नहीं पता होना चाहिए था। पहले तो भैया मना कर रहे थे कि नहीं बताएंगे नहीं बताएंगे, लेकिन फिर वो खुद ही जा कर के बता दिए भाभी को सब कुछ। तो भाभी वहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होगी, बहुत ज़्यादा रो रही होगी। और छबीला ये भी कहते हैं कि ये बिंदिया जो है ना, बिंदिया के अंदर पता नहीं क्या हो गया है, अपनी छोटी बहन के लिए इतना नफ़रत पैदा हो गया है कि वो ऐसे बात कर कर के आई कि और भी भौजी परेशान हो रही होगी। कुंदन और छबीला दोनों आपस में बातें कर रहे थे तो उनकी बात सुन लेती है फूलमतिया, और वो अपने मन में ही कहने लगती है कि इतना सब कुछ हो गया और मुझे अब पता चला है, और बिंदिया भी इतना सब कुछ कर थी लेकिन मुझे तो मालूम भी नहीं चला। चलो थोड़ा सा और भी बिंदिया से नाटक करवा लेते हैं, तभी तो ठीक रहेगा। बिंदिया घर के अंदर बैठ कर के रो रही थी, अपनी माई को लेकर के रो रही थी। वहाँ पे फूलमतिया उनसे पूछती है कि क्यों रो रही हो बिंदिया, तो बिंदिया बताती है कि माई की याद आ रही थी, और हम भी जानते हैं कि माई जो है जितना प्यार भीमा से करती है उतना ही प्यार मुझसे ही करती है, लेकिन बस भीमा की उनको चिंता होती रहती है। जिसके बाद फूलमतिया कहने लगती है कि वो ये पूरी दुनिया को दिखाई देते हैं, पूरे लोग को दिखाई देते हैं कि तुम्हारी जो माई है बस भीमा भीमा करती रहती है, बाकी किसी की उनको कदर ही नहीं है। और जो फूलमतिया थी बिंदिया को और उकसाने लगती है, और सबसे पहले उनसे ये कहती है कि तुम ये सारी बातें मत सोचो, सबसे पहले तुम भीमा का जो है अच्छे से शादी करवा दो, अगर वो नहीं रहेगी तो इतना टेंशन भी नहीं होगा। बिंदिया उनसे पूछती है कि ताई जी ये कैसे करूँ मैं, तो ये बताती है कि क्या करना है। दोस्तों जैसे जैसा फूलमतिया उनको बताती है ठीक बिंदिया भी वैसा ही करती है, क्योंकि फूलमतिया भीमा को पढ़ने देना नहीं चाह रही थी और बिंदिया से यही कहती है कि भीमा को पढ़ने ना देने के लिए। तो ठीक उसी तरह से बिंदिया अपने ताई जी के कहे मुताबिक भीमा के पास चली जाती है और कहती है कि भीमा ले हल्दी लगा ले, क्योंकि पर शादी में पढ़ाई काम नहीं आती है, सुंदर होना सबसे ज़्यादा काम आता है। भीमा कहती है कि नहीं दीदी, सुंदर तो हम कभी भी हो सकते हैं लेकिन पढ़ाई कभी भी नहीं हो सकती है, इसीलिए मुझे पढ़ने दीजिए और जाइए, आप यहाँ पे जिद मत कीजिए। लेकिन फिर भी बिंदिया जो है उनका जितना भी किताब सब था बस्ता सब था लेके नीचे फेंक देती है और कहती है कि चुपचाप से हल्दी लगाओ और आराम से बैठी रहो, सारी रात लगा करके बैठी रहो। भीमा कहती है कि दीदी आप ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं, मुझे पढ़ने दीजिए। फिर से भीमा दोबारा बैठ कर के पढ़ने लगती है, लेकिन बिंदिया जो है भीमा के साथ ज़बरदस्ती करने लगती है और हाथ पकड़ कर के ज़बरदस्ती उनके मुंह पे हाथ पे हल्दी लगाने लगती है। भीमा बार बार मना कर रही थी कि दीदी छोड़िए छोड़िए, लेकिन फिर भी बिंदिया जो है उनके पूरे चेहरे पे हल्दी लगा देती है। जब भीमा अपने आप को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी उसी समय वहाँ पर फूलमतिया आ जाती है, तो बिंदिया उनसे कहती है कि ताई जी पकड़िए इसको और जल्दी से इसको पूरे शरीर पे हल्दी लगाइए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती कर रही है। वहाँ पे फूलमतिया आकर के भी उनको ज़बरदस्ती हल्दी लगाने लगती है, यानी कि कुल मिला के उनका पढ़ाई रोक देती है। यह सब देखते हुए मेवा उनको डांटने लगता है कि बिंदिया ये क्या कर रही हो भौजी, अभी ये क्या कर रही है, छोड़िए भीमा का हाथ। जब भीमा शादी करने के लिए तैयार हो गई तो फिर ये ज़बरदस्ती क्यों कर रहे हैं उसके साथ। यह सुनने के बाद वो दोनों चुप हो जाते हैं, लेकिन दोस्तों वहाँ पे गया आ जाते हैं। गया आने के बाद मेवा से कहने लगते हैं कि क्या तुम अपनी बेटी को जानते नहीं हो, ये गिरगिट की तरह रंग बदलती रहती है, कब क्या कर देगी ना किसी को पता भी नहीं चलेगी, इसीलिए जो हम लोग कर रहे हैं करने दो। वहाँ पे भीमा के पक्ष में कुंदन और छबीला बोलने ही वाले थे कि गया उन दोनों को चुप करा देते हैं और सभी को धमकी भी देते हैं कि कोई इस बीच में नहीं बोलेगा, जो रस्म चल रही है वो चलने दे, और कोई भी भीमा का साथ नहीं देगा, नहीं तो जान रहे हो कि ये क्या हो सकता है। जिसके बाद मजबूरी में आकर के गया भीमा से कहने लगते हैं कि भीमा अब तो चाहे तो अपने किस्मत को कोस लो, चाहे कुछ भी करो, जा कर के रो लो, लेकिन जाओ, यही तुम्हारे लिए सही था। अब तुम ये सोचना कि तुमने कैलासा बुआ से पंगा लेकर के कितना बड़ा गलती किया हो।
भीमा कहने लगती है कि नहीं बाबा, मैं बैठ करके रोऊंगी नहीं, मैं पढ़ाई करूंगी। जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती है तब तक मैं पढ़ती ही रहूँगी। इतना कह के भीमा अपना बस्ता उठाती है और दूसरी जगह पर जा कर के पढ़ने लगती है और वहाँ से सारे लोग चले जाते हैं। दोस्तों, जब भीमा पढ़ाई कर रही थी तो उनके जो होने वाले पति थे वो भी उनके पीछे खड़े थे। वो ये कह रहे थे कि एक बार शादी हो जाने दो, उसके बाद मैं तुम्हें रोज़ रोज़ मारूंगा और इतना मारूंगा ना, अपनी मनमानी करना छोड़ दोगी। इतना कह के वो वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों, बात यहाँ पे चल रही थी, ये गया जो है अपने परिवार वाले से ये कह रहे थे कि कैलासा बुआ जी ने पैसे दे करके गया है और वो ये कह के गया है कि भीमा की शादी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मेवा सोई कहते हैं कि मेवा, हम लोग भाग्यशाली है कि हम अपनी बेटी की शादी इतना धूमधाम से कर रहे हैं, नहीं तो देख लो गांव में किसी का शादी ऐसे हुआ है क्या। तो इसीलिए एहसान मानो कैलासा बुआ का कि इतना धूमधाम से भीमा का शादी करवा रहे हैं। ये बात भीमा सुन लेती है। वो ये कहने लगती है कि फेंके हुए पैसे पे शादी करना ये एहसान नहीं है, बल्कि अपनी मेहनत मेहनत से पढ़ लिख करके उसके बाद अपने काबिलियत पे शादी करना ये सही था। लेकिन नहीं, इन लोगों को तो समझ में आती ही नहीं है। दोस्तों, जिसके बाद एपिसोड समाप्त हो जाती है। अब अगले एपिसोड में क्या होगा ये मैं आगे एपिसोड में बताऊंगी। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय भीम।